हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल। ठीक है, कौन हूँ मैं? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ टापुर उमर। मैं आपको पढ़ाने आई हूँ केमिस्ट्री। लेट मी राइट माई नेम। ठीक है, बहुत क्या आई गेस सभी लोगों ने मेरा नाम गलत बोलते हैं, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे माई नेम इज़ टापुर उमर। ठीक है, माई नेम इज़ टापुर उमर और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ केमिस्ट्री। ओके, सो लेट मी टेल यू कि क्या कैसे होने वाला है, पहले ही बता देते हैं भाई। केमिस्ट्री के स्टार्टिंग होगी क्लास 10 से एक साथ सारे वीडियो, मतलब रोज आपको एक वीडियो मिलता जाएगा। केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा इसी में, विद क्वेश्चंस, विद 10 ईयर एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब कुछ देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। आफ्टर दैट वील बी बिगनिंग विद द क्लास 11। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 की, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही चैप्टर से एकदम बिगनिंग से एंड तक पूरा समझाते हैं होता क्या है। अब आपको जो वीडियो मिलेगा आई गेस एक टाइम डिसाइड होगा, एक आपको पर्टिकुलर कितनी देर का वीडियो है वो टाइम भी डिसाइड होगा, और कब कब वो वीडियो आएगा वो टाइम भी डिसाइड होगा। तो फिलहाल उस पर फोकस नहीं, फिलहाल फोकस करते हैं कि क्या पढ़ना है आज। आज हम लोग को पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। 9th में पढ़ा है, आई नो, लेकिन कैसे पढ़ा है दैट ऑल्सो आई नो। क्योंकि 9th में क्या होता है, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन 9th और 11th इतना मज़ेदार क्लास होती है ना कि उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि ये पढ़ाई करना ज़रूरी है या फिर इस टाइम इस ईयर मस्ती कर लेते हैं। बाद में तो 10th है, 10th में तो ऐसा फाड़ू परफॉर्मेंस देंगे ना, या 12th में ऐसा फाड़ू परफॉर्मेंस देंगे ना, ऐसे नंबर आएंगे ना, घर वाले सब देखते रह जाएंगे, कोई कुछ है ही नहीं हमारे सामने। हम 10th और 12th में बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन 9th और 11th पूरा पूरा मिस करते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एकदम शौक, एकदम सारे जो भी चीज़ है उस पर कर लेते हैं सब कुछ। तो 9th में भी यही हालत होती है भाई। 9th में बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने में ध्यान नहीं देता। दैट्स इट। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा तेज़ होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, बस पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं जो बच्चे, वही बेवकूफ़ होते हैं। मैं भी थी 9th में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था ऑनेस्टली। चलो भाई, तो पीरियोडिक टेबल जानते हैं कि क्या है कैसे। तो पीरियोडिक टेबल जानने से पहले जानते हैं पीरियोडिक टेबल क्यों आई होगी। ओके, क्यों आई होगी, गुड क्वेश्चन। क्यों आई होगी, इसका रीज़न ये है ऐसे सोचो कि आप जब अपने एक बुक शेल्फ होती है, कुछ बच्चों की बुक तो एकदम इधर उधर पड़ी रहती है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सोचो कि अगर आपसे बोले कि जाओ अपनी जाके बुक शेल्फ लगाओ पूरी, जैसे भी ये सब कुछ अरेंज करो जो 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 वहाँ पे रखना है, तो आप क्या करोगे भाई। सबसे पहले आपका क्या होगा, आप कहोगे ठीक है हम ऐसा करते हैं, मेरे पास बहुत सारी, मान लो कोई बुक का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत सारी बुक्स हैं उसके पास, तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। तो मान लो मेरे पास जो साइंस का कलेक्शन है वो मैं एक शेल्फ में रखता हूँ, साइंस का कलेक्शन में एक शेल्फ में रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है, साइंस का यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि जो मेरे पास आर्ट्स की चीज़ें हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह की चीज़ें हैं, वो मैं इस साइड रख दूंगा, जो मेरी ड्राइंग बुक्स या जो भी मेरा ये जो कुछ भी। उसके बाद जो मेरी नॉवेल्स जो मैं पढ़ता हूँ, नॉवेल्स स्टोरीज, वो मैं एक साइड रख दूंगा। मतलब ये आपकी एक बुक शेल्फ है, उसमें आपने थोड़ी थोड़ी स्टोरीज, मतलब थोड़ी थोड़ी बुक्स रखी हुई हैं। आप सोचो कि आप ऐसा तो करोगे नहीं कि सारी बुक कॉपी रख दी और फिर उठाओगे, या इस तरीके से समझो कि अगर घर में कोई आ जाता है मेहमान और आपके घर में रसगुल्ला भी है, जामुन भी, गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, देन उसके बाद आपके पास और भी स्वीट डिशेज हैं और भी डेजर्ट हैं, और आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा जाके सर्व कर दो, तो बहुत सारी चीज़ों में आप स्वीट डिशेज जो भी आपके डेजर्ट्स है वो एक साइड रख दोगे कि चलो ये डेजर्ट अलग, क्योंकि सब लोग बाद में खाते हैं खाने के, कोई पहले या बीच में तो खाएगा नहीं, तो वो एक साइड रखा हुआ है, कुछ चीज़ें एक साइड रखी हैं। तो हम लोग जो होते हैं सबको अपनी लाइफ में अब क्या होता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपकी बुक शेल्फ का, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके जो भी फूड वगैरह कोई आ गया, तो ऑनेस्टली अगर सोचो तो अगर लिटरली देखो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी। आप कहोगे ये हम नहीं करते, चलो आपने जो दूसरा एग्जांपल दिया वो भी हम नहीं करते, कहीं ना कहीं एक ना एक होता है ना जिंदगी के पड़ाव में आप ये चीज़ करते ही करते हो। तो लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप कोई चीज़ अरेंज करके रखते हो। इवन इट इज़ योर फोन, फोन में भी कई फोल्डर, जैसे गैलरी का अलग फोल्डर होता है आपका, उसके बाद आपका कैमरा अलग होता है, उसके बाद आपको जो चीज़ें आपकी पर्सनल फोटोज है वो आप अपने नाम से सेव कर लेते हो, इंस्टाग्राम में जो अपलोड करनी है वो अपने नाम से सेव कर लेते हो, तो एंड सो ऑन। हर चीज़ में कोई ना कोई एक आपको ऐसी चीज़ मिली जाएगी अपनी लाइफ में जिसको आप अरेंज करके रखते हो, कोई भी ऐसी चीज़। तो हमें क्या होता है, या जनरली ह्यूमन बींग्स को क्या होता है, अरेंजमेंट की आदत होती है। किसकी आदत होती है, अरेंजमेंट की। आप बुक्स पढ़ते हो तो आप देखते हो ना, कोई चीज़ कहीं पढ़ते हो, कोई चीज़ कहीं पढ़ते हो, तो अरेंजमेंट, ठीक है ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे अरेंजमेंट में। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, जिस टाइम पे एलिमेंट्स बन रहे थे, अभी आते हैं एलिमेंट्स पे, जिस टाइम पे एलिमेंट्स बन रहे थे तो ज़रूरत थी उनको अलग अलग करने की, उनको ऐसी जगह पे रखने की जब हम उनकी स्टडी करें, फर्दर कोई भी स्टडी उसकी होगी, फर्दर कोई भी यूज़ उसका होगा, तो वो उस तरीके से होगी, भाई इस एलिमेंट को इसमें रखा हुआ है, उस एलिमेंट को उसमें रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हुआ क्या, ज़रूरत पड़ने लगी एलिमेंट्स को अरेंज करने की। नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक व्हाट एलिमेंट इज, व्हाट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एलिमेंट विल बी, क्या हो सकती है।
अगर हम सोचें, हमने अपनी लाइफ में एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, बहुत बार इनके बारे में सुना है, लेकिन कभी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है। 9th ऐसी क्लास होती है, 9th क्या 10th भी बल्कि ऐसी क्लास होती है, स्टार्टिंग में हम डेप्थ स्टडी करने लगते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की। ये मेन टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूलते जाते हैं, हटाते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं। अगर सोचो एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिल के बना होता है। अब अगर आप बोलो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट ऑब्वियसली। लिथियम इज अ एलिमेंट, टंग्स वो हो रही है मेरी। हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, जो भी देख लो सब एक एलिमेंट्स है, लेकिन ये बने किससे होंगे? ये बहुत सारे एटम से मिला के बनेंगे। अब हुआ क्या होगा, मान लो ये एटम्स है हमारे। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम तो स्मॉलेस्ट चीज होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये बहुत सारे एटम्स हैं। अब यहाँ पे एक एटम्स है, और मान लो कुछ एटम्स ये हैं या यहाँ पे हैं, चलो ठीक है, कुछ एटम्स ये हैं, कुछ एटम्स आपके ये हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ इतना बेसिक, बहुत बच्चे होंगे जिनको एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता भी होगा, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग कि भैया मैं बहुत बड़ी एकदम वो 30 मार्क खान हूँ, केवल मुझे पता और किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है, पता होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे समझो भी उस बात को। ये जो मैंने ग्रीन कलर दिया, ये जो ग्रीन कलर के हैं, मान लो ये हैं आपके कॉपर के एलिमेंट Cu, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं येलो वाले के, तो मान लो ये है आपके हाइड्रोजन के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पिंक वाले के, तो मान लो ये है आपके सोडियम के। अब ये क्या है, हमारे एटम्स। ये क्या है, हमारे एटम्स। क्या क्या आपको दिख रहा है उसमें? भाई इतने सारे एटम्स हमको मैम दिख रहे हैं, तो हम क्या करें इसका, आपने क्यों बनाया ये? अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन का एक साथ सारे एटम्स को एक साइड कर लो, तो आप कहोगे ठीक है, ये देखिए मैम मैंने ये ऐसे करके सारे एटम्स को एक साथ रख दिया, जो कि हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं? हाइड्रोजन के। लेकिन 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 अगर मैं आपसे बोलूं कि इतने सारे छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन कर दो और एक कोई चीज बना दो, तो आप इन सब को कंबाइन करोगे, यानी कि ये जो येलो वाले पोर्शंस हैं, ये वाले येलो वाले जितने भी हैं, इन सबको कंबाइन करोगे और बना दोगे एक एलिमेंट। क्लियर? एक एलिमेंट बना लोगे जो फर्दर ब्रेक नहीं करेगा किसी और सब्सटेंस में। फर्दर ब्रेक नहीं करेगा किसी और सब्सटेंस में का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये अब ब्रेक भी होता है तो एटम्स में होता है, अलग अलग चीजें नहीं बनेंगी, फिर ये एक एलिमेंट की तरह जाना जाने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। तो अब इसी से पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्या होता है एलिमेंट, पूरा इसी से समझेंगे। बहुत सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के, यानी कि एक ही तरीके के सेम एटम जो होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कह लो, या तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही सारे एटम्स होंगे, कॉपर का कोई एटम नहीं होगा, तो वो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं भाई सोडियम का बना लो, तो आप पिंक वाले सारे लेके एक साइड कर लोगे और सोडियम का बन जाएगा एलिमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कॉपर के एलिमेंट बनाना है, तो आप सारे कॉपर के एटम को वहां से उठाओगे और यहां पर रख दोगे। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स, बेसिक चीज। अब समझते हैं क्या लिखा मैंने। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे बेसिक यूनिट। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज है वो मैटर होता है हमारा। उसमें सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है हमारी एलिमेंट। मैटर की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो हमारी होती है एलिमेंट। They are pure substances made up of one kind of atoms. This is something important. ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही फॉर्म में बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड का मतलब आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा, जो पहले वाले में बताया है। सेम काइंड ऑफ एटम का क्या मतलब है? मतलब कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम है, कॉपर में कॉपर के ही एटम है, सोडियम में सोडियम के ही एटम है। तो यही हो गया कि एक एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक तरीके के एटम से, एक एटम से नहीं, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ वन एटम, इट इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। इज इट क्लियर? And cannot be broken down into simpler substances that I have already told you कि उससे simpler substances में उसको फिर नहीं ब्रेक कर सकते। Next, for example क्या दिया हुआ है? An element iron, मान लो आयरन का एलिमेंट लिया, is made up of only one type of atom, that is iron atom. Simple। अब आयरन का सबसे आयरन का एलिमेंट है तो वो केवल आयरन के एटम से बना होगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक की क्लियर हो गई होगी। तो एलिमेंट क्या होता है भाई?
प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब बेसिक यूनिट तो होती है मैटर की, लेकिन एक्चुअली में अगर एक होता है ना कीवर्ड्स टाइप का, तो प्योर सब्सटेंस जो कि बना होता है एक काइंड ऑफ एटम के एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल जरूर याद रखना यहाँ पे जो चीज़ समझाई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये क्या यार, मतलब होता है कभी कभी, देखो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने थॉट्स होते हैं। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि यार इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, या हमको क्लास में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी 10th में, आप ये क्यों पढ़ा रही हैं, तो बोर्ड में आ जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके बोर्ड में आएगी ही आएगी। जो मैंने आपके पीपीटी जो भी मैंने प्रेजेंट किया है आज, जो भी मैंने बनाया है, ये सब मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। मेरे बनाए हुए का मतलब इट डजेंट मीन कि मैंने खुद से कुछ अपने ही मन से कोई पढ़ाई करके अपने आप से बना दिया, नहीं। ये कुछ होता है सर्च कर करके 10 जगह से दिए गए हुए नोट्स हैं। इसमें आपके 9th के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपके 10th में भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इसीलिए मैंने ऐसा किया है क्योंकि ऑनेस्टली बताएं, जब मैं पढ़ती थी अपने टाइम पे, तो मैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था इतनी गंदी है। 10th के आई गेस 10th के एग्जाम के 3 महीने पहले की ये बात है, जब मुझे लगता था 3-4 महीने पहले कि मुझसे केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। लाइक आई वाज लाइक कि मैं कर ही नहीं सकती, कभी पूरी लाइफ में नहीं कर सकती केमिस्ट्री, मुझसे होएगी ही नहीं। और मैंने बुक बंद करके मैं बैठ जाती थी। मैं अपना मैथ्स में, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं मैथ्स पढ़ती थी, मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आते, तो मुझे लगता था मैथ्स मेरा एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में मैं फेल ही हो जाऊंगी। एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब स्कूल सब छोड़ो, अब हमको पढ़ना ही है। आई गेस मैंने प्री बोर्ड में भी कोई 1-2 पेपर छोड़ दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता था मुझे केमिस्ट्री आती नहीं, तो मैं वर्क क्यों नहीं कर रही हूँ उस चीज़ पे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, लिटरली बताऊँ, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली अपना एक जवाब दूँ, तो 10th तक की केमिस्ट्री जो होती है ना, हलवा होती है। एक जो हलवा होता है रखा हुआ है, बस खाना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये होता है 10th की केमिस्ट्री में। 10th की केमिस्ट्री बहुत इजी, 9-10 जो होती है बहुत इजी। 11th से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके बढ़ना शुरू होते हैं, इवन 11th की भी, ठीक है। और फिर 12th में आते हैं, तो 12th में हल्का हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगर आप बात करो 10th तक कभी ये चीज़ मत सोचना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत बोरिंग से टीचर्स होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं, वो उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता कि ये चीज़ कराया ना कराए। तो मेरा कुछ ऐसे ही हाल था। मुझे बहुत अच्छा टीचर, ऑल्सो मेरे स्कूल में उस टाइम पे टीचर्स चेंज हो रहे थे केमिस्ट्री के, कुछ टाइम बाद कोई आ गया, कुछ टाइम बाद कोई आ गया, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न था कि मेरी केमिस्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मतलब। तो और ट्यूशन में आई गेस मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ती थी उस टाइम पे। तो मतलब वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि होता ये है कि हम लोग ये सोच लेते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में कि अच्छा चलो ठीक है, 2 लाइन हमने पढ़ ली, या ये 2 लाइन ब्लैक उससे बोल्ड उससे लिखी, हम उसको याद कर लेंगे, हम इससे कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं केमिस्ट्री के साथ। हम लोग सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार है, कुछ नहीं आ पाएगा, हम कभी नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के साथ एक मिथ होता है सबका। कुछ लोगों का मैथ्स के साथ होता है, नो डाउट, किसी का फिजिक्स के साथ होता है, नो डाउट। सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। तो वो जिस तरीके से जो चीज़ कर रहा होता है उसे वही अच्छा लगता है। तो ये केमिस्ट्री मेरी हालत थी। एट द एंड ऑफ आई गेस बिफोर द 3 मंथ्स या 4 मंथ थे, जब मेरे एग्जाम को, बोर्ड का 10th का ही एग्जाम था, मैंने लिटरली दुनिया जहान की चीज़ें एक करके पढ़ाई करी थी केमिस्ट्री के लिए। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब में पढ़ा था उस टाइम पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वीडियोज ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा वीडियो वास्ट टाइम पे। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर मैंने एक कोचिंग ढूंढी, मुझे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझ में आया, क्योंकि बीच में कहीं चले जाओ तो वो भी नहीं आता। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने खुद केमिस्ट्री में इतना वर्क कर दिया कि मेरे 10th में 89 पॉइंट समथिंग, 89 एग्जैक्ट मार्क्स आए थे, समथिंग लाइक दिस 10th में। जबकि मैंने सिर्फ 3 महीने की वो केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो मैंने ये लिटरली, एक होता नहीं सोचना कि अगर मैंने पूरी साल पढ़ी होती तो मेरे कितने नंबर आ जाते, मतलब शायद 100। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैंने पूरे साल पढ़ी थी, मैंने 3 महीने इतना फोकस कर लिया उस सब्जेक्ट में कि मुझे उस सब्जेक्ट को लगने लगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ वो सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट मुझे लिटरली अच्छा लगने लगा। और आज के टाइम पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ अप टू क्लास 12। ये होने लगता है। तो ऐसे हैबिट में लाओ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी वही करना है, मुझे भी वही करना है, मुझे यही करना है, ऐसा नहीं है। बस हैबिट में लाओ, किसी चीज़ का मिथ मत अपने दिमाग में पालो। मैं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, कभी भी मिथ मत पालो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। ट्राई करो, वो तो हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी, बस आपको अपना 100% देना है। ओके, हो गई मेरी बकवास, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। तो एलिमेंट्स, हाँ, तो एलिमेंट्स मैं इसलिए समझा रही हूँ, 9th और 10th के दोनों के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 9th जानना भी जरूरी है 10th के। अगर ये चीज़ आपके 9th में थी, इफ इन केस कोई चैप्टर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट आपके 9th में बिल्कुल नहीं है, तो मैं नहीं बोल रही कि आप 9th का कुछ आप प्रीवियस ढूंढो या कुछ ढूंढो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपके 9th में कुछ तो ऐसा था जो आपने मिस किया, जो आप 10th में पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यही करना, 9th भी लेके चलेंगे साथ में। ऐसा भी नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट, बस जो जो इसमें ज़रूरत है वो ज़रूर मैं बताऊँगी, वो बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगेन आई एम सॉरी, खराब एक्टिंग। Elements. An element is a basic unit of matter. They are of pure substances and so on, made up of one kind of atom. सब समझ गए होगे अभी तक, I hope so. Next. There are today about 118 elements. आज के टाइम पे हमारे पास 118 elements हो गए हैं।
डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक के, मतलब और भी होंगे ऐसा भी है, और पहले 68 कुछ हुआ करते थे मेंडलीव्स के टाइम पे, तो उसके बाद जो डिस्कवर हुए वो 118 हो गए फिलहाल के टाइम पे। अब जो लाइन है उसको बहुत ध्यान सुनना, elements had to be properly classified and the best classification is the one which puts together those elements which shows maximum resemblance and separates the other। अगेन वही वाला एग्जाम्पल, हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई होने की जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी क्योंकि जो बेस्ट क्लासिफिकेशन होगा ना, बेस्ट क्लासिफिकेशन मतलब कि आपको मान लो नेगेटिव एलिमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स चाहिए, आपने उठाई ये वाली टेबल, आपको मिल गया, टेबल कह लो, कुछ भी फॉर्म में कह लो, वो पर्टिकुलर कॉलम आपने उठाया और आपको वो चीज मिल गई। आपको चाहिए कैटायन सारे, या आपको चाहिए सारे के सारे जो भी, हाँ चलो ठीक है, +1 वैलेंसी के, तो आपने एक वो उठाया, पूरे +1 वैलेंसी के आपको मिल गए। तो ये जरूरत थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। जो बेस्ट क्लासिफिकेशन होगा, जो भी बेस्ट क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे किया जाएगा कि रिजेम्बलेंस प्रॉपर्टी जो होगी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा एक तरीके के आपको एलिमेंट एक ही चीज में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पॉजिटिव चाहिए +1 एक तरफ, +2 एक तरफ, -3 एक तरफ, -4 एक तरफ, -7 एक तरफ, या जो भी। तो जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है एक तरफ, प्लस वाली एक तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक तरफ, और हेलोजन एक तरफ, नोबल गैसेस एक तरफ, तो सब कुछ मतलब आपको जो चाहिए आपको बस उसी जगह पे जाना है, वो एलिमेंट की जरूरत है, वो एलिमेंट निकाला, पढ़ा, समझा, जो भी उस चीज से काम है वो किया। तो जिसमें मैक्सिमम रिजेम्बलेंस यानी कि एक प्रॉपर्टी का कहते हैं ना बार बार आना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा समथिंग लाइक पीरियोडिक इंटरवल्स, हाँ रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो होता है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जितनी होगी उतनी अच्छी हमारी पीरियोडिक टेबल होगी, और वो दूसरे को सेपरेट करेगी अपने से, मतलब कोई किसी की तरह कोई किसी की तरह, सब एक जैसे नहीं है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तो हमारे पास थे, ऐसा नहीं है कि 118 थे उस टाइम पे, कुछ एलिमेंट्स थे, जितने भी थे उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ने लगी। और जो स्टार्टिंग जिसने करी, पहले तो बोल दिया गया चलो कोई भी अर्ली केमिस्ट थे, यानी कि जिन्होंने एलिमेंट्स वगैरह का थोड़ा बहुत बताया क्या होता है क्या नहीं होता है, क्लासिफाई नहीं किया एग्जैक्टली, ये नहीं कह सकते, इट इज रॉन्ग टू से कि हम क्लासिफाई ही कर दिया इन्होंने, नहीं, थोड़ा थोड़ा बताया कि इसको इधर रख दो, इसको उधर रख दो, एक स्टार्टिंग कर दी। अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या किया इन्होंने, इस तरीके से रखा कि जो वैलेंसी है, मेटालिक है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। समझ रहे हो ना, यहाँ पे रख दिया, मान लो ये पूरा बना दिया हमने वैलेंसी का फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमने बता दिया मेटालिक का, थर्ड नंबर में हमने बता दिया नॉन मेटालिक का, और ये हमने 3 चीज़ें अपनी बना ली। ठीक है, लेट मी सी मेरा माइक ऑन है, यस ठीक है, तो क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया। ये थोड़ा ओवरव्यू है आज का केवल वीडियो। अब भाई देखो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ओवरव्यू जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि भरपूर पूरा एक ही वीडियो में पढ़ लिया, आज मैम ने, आज किसी सर ने, आज किसी वीडियो मैंने देखा मोटिवेशन वाला, आज देखना केमिस्ट्री आज ही खत्म होगी, नहीं। तो इंट्रोडक्शन में हल्का हल्का आपको, मेरी कंटिन्यूसली चलने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना है आपको कि हाँ क्या क्या व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रही थी कि होता क्या है कि फिर हम लोग एक दिन जोश में आते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन लगता है हटाओ बुक, आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्टर, आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्ट्रेस, मुझे ये बन जाना है बस, मुझे बुक, मैं पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता, या मुझे ये नहीं करना, पढ़ाई से हट के जो फोटोग्राफर या जो भी मेरा हट के काम है उसमें लगना है, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन स्टिल पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। तो एक दिन नहीं, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ के समझो तुम लोग, समझ के पढ़ो तुम लोग। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक और किसमें, वैलेंसी के, और इस कैरेक्टर्स में उनको क्लासिफाई कर दिया इन्होंने, नॉर्मल जो की था। मेथड वाज डिस्कार्डेड, इस मेथड को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई, अब सोचो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा Cu +1 +2, प्लम्बस की होगी, लेड की होगी, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैलेंसी होती है। हमने तो नहीं सुना कि एक के केवल एक ही वैलेंसी हो सकती है। आपको भी ये बात पता होगी, आपने लर्न भी की होंगी, जब वैलेंसीज एक चार्ट बना रहता है, तो आप वो चीज़ जब लर्न भी करोगे तो आपने देखा होगा उसमें हमेशा लिखा रहता है क्या, फॉर एग्जाम्पल कॉपर Cu, तो क्यूपरस, कॉपर को Cu बोलते हैं, +1 +2। अब याद करो क्यूपरस है कि क्यूपरिक है, +3 फेरस, फेरिक, ये सब बहुत बार पढ़ा होगा, Fe2 + Fe3 +। तो क्या होता है, ये वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं भाई, एक वैलेंसी दूसरी बार भी आ रही है। अब सोचो अगर इन्होंने कॉपर को 1 में रखा है, तो अब सोचो सेकंड वाला कॉपर कहाँ पे जाएगा, 2+ वाला कहाँ पे जाएगा, जगह भी नहीं छोड़ी कि जगह में रख दें। तो इसीलिए ये मेथड को डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि इट शोज वेरिएबल वैलेंसी एंड डुअल कैरेक्टर। भाई मेटालिक नॉन मेटालिक शो कर रहा है,
समझ रहे हो, डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है, हाइड्रोजन करता है, डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है। अब कहाँ रखेंगे इसको हम, तो इनका मेथड डिस्कार्ड कर दिया गया। तो सबसे पहले कौन है हमारे अर्ली केमिस्ट, जो नॉर्मल, किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे डोब्रेनर, हाँ डोब्रेनर। अब हुआ क्या, इन्होंने एक तो इनको कुछ मेडल वगैरह भी मिले थे अपने टाइम पे, इन्होंने बहुत अच्छी बात, मतलब एक स्टार्टिंग जो होती है पहल यहाँ से हुई, जो एकदम स्टार्टिंग बताई गई उसमें एक रफली तरीके से बोला गया, बोला नहीं गया कि इस चीज़ में रखो, वहाँ रखो, यहाँ रखो, एंड सो ऑन, बस एक रफली तरीके से कि इसको कहीं ना कहीं रख देते हैं, इसको एक अरेंज कर देते हैं, वो वाली बात हुई। डोब्रेनियर है, हुआ क्या, इन्होंने बोला, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने बोल दी कि भैया एटॉमिक वेट में करो, पहली चीज तो उसको किसी ना किसी एक तरीके से करो। ऑल्दो ये बात गलत थी, एंड में ये चीज इनकी एक डिसएडवांटेज बन गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, कुछ तो बताया कि इस तरीके से रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखो, यानी कि जिसका मास सबसे कम उसको उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड सो ऑन, पूरा इस तरीके से अरेंज कर दो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो चीज चले। तो इन्होंने पहली चीज बोल दी, अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, पहली चीज। इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। दूसरी चीज इन्होंने होता है ना अपना एक जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं कहते हैं मैंने अपना ये मसाला खुद से बनाया है, तो एक होता है ना अपनी एक पहचान उसमें छिड़क दो, तो इन्होंने अपनी एक पहचान, अपनी एक दिमाग वाली बात करी, उन्होंने बोला ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स, जिसको हम डोबेरिनियर, कुछ लोग बहुत अलग प्रोनाउंशिएट करते हैं, शायद मैं गलत करती हूँ, नो डाउट। डोबेरिनियर ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कॉल्ड ट्रायड्स, डोबेरिनियर्स ट्रायड्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या अब कैसे मैम पता चलेगा हमें किस 3 को रखना है भाई, हमने बोला कि स्वीट डिशेस में 10 चीज़ें हैं आपके पास, केक है, पेस्ट्री है, उसके बाद आपके पास गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है और छेना है, या सो ऑन। तो मैम कैसे पता चलेगा हमको किसको किस में रखना है। अब भैया हमने बोला जो लिक्विड वाली चीज़ें ना, लिक्विड वाली मिठाइयाँ एक साइड कर दो, एकदम ड्राई स्वीट्स एक साइड कर दो, केक पेस्ट्रीज जो बेकरी वाली चीज़ें एक साइड कर दो, इस टाइप से हमने अरेंज किया। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला इस तरीके से 3 को रखो, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखो, फिर इस तरीके से 3 को रखो कि जो एवरेज निकले दोनों साइड कॉर्नर्स वाले का, पेरीफेरी वाले का जो सम निकले टोटल, वो जो एवरेज निकलेगा वो मिडल वाले की इक्वल हो। एवरेज पता होगा आपको भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन गिवन, सॉरी जितने भी ऑब्जर्वेशन है अपॉन गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ऐसे रखो द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले का, यानी कि मान लो यहां पे बात हो रही है तो बीच वाले का एलिमेंट वॉज फाउंड जनरली टू बी द एवरेज ऑफ द अदर 2। मतलब कि जब हम 7 + 39, 7 इसका लिथियम का, 39 पोटेशियम का, दोनों को 2 से डिवाइड करो, ठीक, तो ये आएगा आपका समथिंग लाइक 6 एंड देन 46 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ये आएगा 23, तो 23.0 ये आ रहा है। समझे बात को, दोनों के एंड्स वाले एलिमेंट्स को या जो भी हैं उनको ऐड करो, एवरेज में मतलब उनका निकालो, एवरेज जो होगा वो बीच वाले से रिलेटेड होगा, बीच वाले की तरह होगा। हाँ कुछ पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, नो डाउट, क्योंकि जैसे अब आप पोटेशियम को ले लो तो इसका पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ठीक है, मतलब नियरली इक्वली आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फार में आएगा, नियरली इक्वल आएगा। तो डोब्रेनर ट्रायड ने क्या बताया भाई, एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज करो, जिनको हम बोलेंगे डोब्रेनियर ट्रायड या सिर्फ ट्रायड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ऐसे अरेंज करो कि जो मिडल वाला एलिमेंट है या जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनका सम, एवरेज सम मिडल वाले के मास के इक्वल होगा, नॉट एटॉमिक नंबर, मास के इक्वल होगा, ठीक है, एटॉमिक मास के इक्वल कर दिया। अब हुआ क्या ये सब बातें चल रही थी, उन्होंने बोला चलो ठीक है ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, एकदम अच्छी बातें सारी बता दी, लेकिन इनके मेथड को फिर भी हटा दिया गया। क्यों इनके मेथड को हटा दिया गया? पहली चीज, इन्होंने जगह नहीं छोड़ी, हर एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी कि भाई और एलिमेंट्स कभी लाइफ में आएंगे, इस टाइम पे कुछ समथिंग लाइक 68 एलिमेंट्स है मान लो, तो और जब आएंगे तो क्या होगा, जगह नहीं छोड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 3 के ग्रुप में रख रहे थे तो ठीक है चलो ये 3 मिल गया और 3 मिल गए और 3 मिल गए, सारे 3 तो मिल ही नहीं रहे थे भाई। जब हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज में भी रखना है, ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा के रख दें, प्रॉपर्टीज में भी रखना। अब इतनी सारी ड्रामे वाली बातें थी, तो हुआ क्या, कुछ तो रख दिए, कुछ छूट गए, तो इसी वजह से इनके मेथड को हटा दिया गया। मेथड वाज डिस्कार्डेड सिंस इट डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए ट्रू ही, मतलब कहते हैं ना, कंसिडर ही नहीं कर पा रहे थे उसको, हर वैल्यूज को रख ही नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए इस मेथड को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट, न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से ये जाना जाता है। न्यूलैंड जी ने इनका एक होता है ना डिस्कवरी करी थी, काफ़ी अच्छी बात बताई थी, काफ़ी होता है ना इनोवेटिव आइडिया था इनका। इन्होंने बोला
कि मुझे भाई म्यूजिक से बहुत प्यार है, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम सुरीला इंसान हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए कि नोट्स में अरेंज कर दो, म्यूजिकल नोट्स में। अब म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अब जब सा आएगा वो अरे इसका कॉपी होगा, यानी कि फर्स्ट वाले को, उसके बाद जो भी आते जाएंगे वो क्या करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू होंगे और मैच करेंगे। इन्होंने बोला कि ये जो भाई मैंने 7 चीजों की बातें बताई, ये जो 7 चीजों को मैंने रख दिया यहाँ पे, इसी तरीके से हम एलिमेंट्स को रखेंगे। अगेन डोब्रेनियर वाला चीज थी, एटॉमिक वेट में रखेंगे, एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट में रखेंगे। नंबर किसी ने नहीं लिया था अभी तक, नंबर में कंफ्यूज मत होना, यही एक होता है ना डिसिमिलैरिटी थी मेंडलीव और मोजले से, सॉरी मोजले से, मेंडलीव की भी यही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने म्यूजिकल नोट्स में रखा और बोला ऐसे ही तुमको सारे एलिमेंट्स रख देने। अब इसमें क्या होगा, इन्होंने बोला जो पहला एलिमेंट होगा will show the resemblance property with the 8th element, मतलब कि जब हम काउंट करेंगे तो वो इससे प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। ये एग्जैक्टली अरेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होंगे। क्यों मिसिंग होंगे? क्योंकि तब वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। जो डिस्कवर हुए उनके बारे में इन्होंने बता दी ये चीज। इन्होंने बोला क्या, ये भाई लिथियम है, ये लिथियम के बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, इस पे रुक जाओ और इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। ये बता दिया इन्होंने। काफी इनोवेटिव आइडिया था नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें इनकी भी गलत हो गई थी, उसकी वजह से इनका मेथड को भी हटा दिया गया था। लेकिन फिलहाल ये चीज याद रखना कि बस यही है इनका म्यूजिकल नोट वाली बात, ठीक है। हुआ क्या कि बस जो फर्स्ट है वो 8th वाले से प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, 8 वाले से। तो जब काउंट करोगे, जब फर्स्ट के बाद से काउंट करोगे तो 7th नंबर पे आएगा। और सेम है ये वो सारे गामा पाधा नी, सा जो होगा वो अगेन फर्स्ट वाले को मैच कर रहा होगा। वही तरीका इन्होंने अपना दिया था, ठीक है। अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स इन सीरीज ऑफ 8 की सीरीज में रखा, 8 एलिमेंट्स को रखा, ठीक। जैसे डोब्रेनर ने 3 को रखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी वॉज फाउंड टू बी अ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट का रिपीटिशन, कार्बन कॉपी लग रहा था जब हम पहले एलिमेंट को उठा रहे थे और जब हम 8th एलिमेंट को उठा रहे थे। तो उन दोनों की प्रॉपर्टी में हमको क्या दिख रहा था, सिमिलैरिटीज दिख रही थी, सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, एक जैसा लग रहा था कि हाँ भाई ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो इनको ऐसे रखो कि 8 भाई 3 दिन के ग्रुप में तो हो नहीं पाया। इन्होंने बोला 3 दिन के ग्रुप में बस की बात नहीं है, 8 के ग्रुप में रख दो, देखना बहुत अच्छे से होगा। अब हुआ क्या, ठीक है 8 के ग्रुप में वर्क किया, कई हद तक वर्क किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रॉपर्टीज में वर्क कर गया, हर एलिमेंट्स में वर्क किया गया, इसीलिए इनके मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया था। मेन बात एक और थी कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तब थे नहीं, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई, है नहीं थे नहीं अलग बात है, लेकिन आएंगे नहीं, ये तो था नहीं कि आएंगे ही नहीं, जितने एलिमेंट्स है उतने में ही रहना है। यहीं पे ये गलत कर गए, इन्होंने स्पेसेस ही नहीं छोड़ी कि जो एलिमेंट्स बाद में आएंगे उनको हम कहाँ रखेंगे। तो यही चीज सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज था। मेथड वाज डिस्कार्डेड, इट फेल्ड टू लीव स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स आते गए, जब हम उनको अलग अलग अरेंज कर रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही है। क्लियर हुई बात? ऑल्सो फेल्ड विद हैवी मेटल्स बियॉन्ड के। अब पोटेशियम, छोटे छोटे मेटल्स चलो रख दिए, किसी का मास में 2 का फर्क है, 4 का फर्क है, 5 का फर्क है। जैसे ही हैवी मेटल्स आने शुरू हुए पोटेशियम के बाद से, उसके बाद प्रॉपर्टीज सेम ही नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि किसी का मास मान लो फॉर एग्जांपल यूरेनियम 230 से आसपास समथिंग है, किसी का मान लो 150 के आसपास है, अब प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही भाई। अब क्या हुआ, अब डिस्कवर होते जा रहे, कोई डिस्कवर हुआ 5 आ गया उसका मास, कोई डिस्कवर हुआ 100 आया उसका मास। अब दोनों में क्या प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, तो रख नहीं पाए फिर उसके बाद, क्योंकि बाद में रखने का कोई फायदा नहीं। फिर ये वाली पूरा प्रोस्पेक्टिव जो इन्होंने बताया था वो सब खराब हो गया, सब गलत हो गया। तो इन्होंने एकदम सुरीली गाथा अपनी बताई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेंडलीव, वन ऑफ द फेमस केमिस्ट, जिन्होंने ही पीरियोडिक टेबल का जब नाम लिया जाता है तो जिन्होंने, एक होता है ना फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इनको बोला जाता है। जिन्होंने एकदम एग्जैक्टली बनाया या जिन्होंने एकदम सही बनाई, उनसे ज्यादा भी इनका नाम होता है, क्योंकि जिसने इनको देखा उसने थोड़ा थोड़ा इनकी चीजें कॉपी करी और फिर आगे कुछ अपना एडिशन करके उसको अच्छे से बना दिया। लेकिन एक्चुअल में जो बेस्ट पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने एक आइडिया दिया, आइडिया की शुरुआत यहाँ से हुई, फिर लोग कॉपी करते गए, फिर लोग कॉपी किया मतलब अपना अपना एडिशन देते गए और अपनी अपनी बात बताते गए इसी सब चीज़ों में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जानो, अरेंज इन्होंने भी एटॉमिक मास में ही किया था, ठीक है। वेट अ सेकेंड,
ठीक है, अरेंज इन्होंने भी किसमें किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। बस एक सबसे अच्छी बात जो एकदम निखरती हुई बात होती है ना, एकदम अलग तरीके की बात, ये कह दी थी कि हर एक इंटरवल के बाद चेक करिए क्या हो रहा है, हर एक इंटरवल के बाद देखिए क्या हो रहा है। इन्होंने बोला अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। बस यहीं पे ये जीत गए, एकदम जो दिल होता है ना सबका, यहीं पे जीत गए। टेबल बोल दिया कि आप टेबल में अरेंज करो, क्यों 3 के पीछे पड़े हो, 8 के पीछे पड़े हो, वैलेंसी के पीछे पड़े हो, एक टेबल बनाओ ना। जैसे हम लोग अपना कोई काम होता है, हमें कोई चीज़ ज़रूरत है कि हमको ये वाली बुक्स इस टाइम पे काम आनी है, ये कॉपी इस टाइम पे, तो हम एक अपना अपना अरेंज कर लेते हैं उस तरीके से। तो सबसे बड़ी बात कह दी कि आप टेबल के फॉर्म में अरेंज करिए। ऑल्दो रोज और कॉलम भी इन्होंने ही कहा था, रोज और कॉलम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए थे। फॉर एग्जाम्पल 7 और 18 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए थे, रोज कॉलम का भी आइडिया टेबल से ही आ गया था। हुआ क्या, इन्होंने बोला ऐसे अरेंज करो। ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो कि कीवर्ड, पूरा सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे वो सब कीवर्ड्स के तरीके से, इनकी जब डेफिनेशन लिखी जाती है एज इट इज फ्रेम की जाती है। बोला क्या इन्होंने कि ऐसे रखो कि एक एक के बाद इंटरवल हो, और ऐसा इंटरवल हो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो हो हर एक इंटरवल में। कोई एक पीरियड है, कोई एक पीरियड है, दोनों में जो जो प्रॉपर्टी है सेम दिखे, मतलब एक की पूरी सेम, दूसरे की पूरी सेम, इस तरीके से। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी थी कि पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट में रेगुलर इंटरवल के बाद बाद अरेंज करते जाओ, टेबल बना लो, रोज बना लो, कॉलम बना लो। तो मैक्सिमम जो होता है ना, सब कुछ बना के इन्होंने दे दिया। अब जिसको भी है उसको अपना अपना एडिशन, हल्का सा जैसे हलवा बना दिया, उसके ऊपर बादाम और काजू ये सब एक गार्निश करना है उसको अच्छे से, तो वो दूसरों ने किया, पूरा इन्होंने ही बना के दिया। मेथड कुड नॉट जस्टिफाई बिकॉज पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स की पोजिशन को नहीं बता पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा आइसोटोप्स होते हैं ना, एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग उनकी वो सब होती है। तो हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ठीक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये बोलते हैं, ट्राइटियम जो भी बोल लो, तो ये 3 हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके के। अब बस इसकी थोड़ी थोड़ी गलती छोड़ दी कहीं ना कहीं। अब ये हम कहाँ रख दें भाई, 3 है, इनको कहाँ रख दें, रेयर अर्थ मेटल्स को कहाँ रख दें, थोड़े थोड़े रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कुछ चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई, उनकी टेबल कहाँ बना दें, ये गलत हो गया। उसके बाद सर्टेन एलिमेंट्स के जो पोजीशन है वो नहीं बता पाए। तो कुछ कुछ चीज़ें केवल गलतियां रह गई, बाकी आइडिया पूरा, इनोवेशन पूरा कर दिया, सब कुछ बता दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई, बहुत हल्की हल्की सी जो होती हैं। तो इतना इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट आते हैं मोजले 1912 में, ठीक। अब 1912 में क्या हुआ, मोजले आए, उन्होंने देखा कि मेंडलीव ने इतना कुछ कर दिया, इतना ज़्यादा कुछ कर दिया, अब मुझे थोड़ा बहुत अगर मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत अपना एडिशन दे दिया, हो सकता है मेरी वो डिस्कवरी हो जाए जो सब याद रखें। और ये ट्रू हो गया, ये एकदम सच बात हो गई। इन्होंने एकदम एग्जैक्ट जो पीरियोडिक टेबल की तरीका अभी तक जो फॉलो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो इन्हीं की थी। क्या किया इन्होंने, सबसे बड़ी, सबसे एक जो बिगेस्ट, एक जो डिफॉल्ट थी हर एक केमिस्ट ने आके करी, इन्होंने सुधार दी। इन्होंने बोला अरेंज एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर। उन्होंने जो सुधारा था वही मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यहीं पे सुधार दी कि एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दो। मासेस हटाओ, मास में क्या हो रहा है, कोई हैवी हो रहा है, कोई कम हो रहा है, लाइट हो रहा है, वेट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मास हटा दो, नंबर्स के फॉर्म में रख दो। नंबर्स तो हमको पता है एटॉमिक नंबर्स, उसके फॉर्म में क्यों नहीं रखते हम लोग। तो यहीं पर इन्होंने बस पूरा जंग जीत ली सारी। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉल्ड पीरियड्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ये भी बता दिया कि भाई जो रोज और कॉलम्स है जो हैं उनको आप ऐसे रखो कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हो, जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, ऐसे वाले, ठीक है, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम बोल देंगे ग्रुप्स। तो इनको हम बोलेंगे पीरियड्स, इनको हम बोलेंगे ग्रुप्स। अभी इसकी फर्दर स्टडी जब इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा ना, इसके बाद वाला वीडियो, उसमें एकदम एग्जैक्टली बताएंगे क्या होते हैं पीरियड्स, क्या होते हैं ग्रुप्स, किससे क्या निकाला जाता है, क्या फाइंड करने से किसमें क्या प्रॉफिट होता है, सब कुछ बता देंगे। अभी फिलहाल इन्होंने बस इतना बताया, 18 वर्टिकल कॉलम्स कर लो और जिसको हम ग्रुप्स बोलेंगे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज कर लो जिसको हम पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ मॉडिफाइड टेबल कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एकदम नए जमाने की पीरियोडिक टेबल इन्होंने बना के दी थी, जिसको हमने नाम से जाना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। He stated that the properties of the elements were periodic function of their atomic numbers. बस यही बात जो ऊपर लिखी है, यही चीज़ ये है कि एटॉमिक नंबर्स में कर दिया अरेंज, ठीक है। मेथड रिमूव्स मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनके में कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया।
प्रॉपर जगह छोड़ दी, हर एक चीज़ जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उनके लिए एक अलग से वो बना दिया टेबल, एक नीचे साइड में बना दिया, आप लोग ने पढ़ा होगा, तो वो सब अलग कर दिया। उसके बाद इन्होंने हर एक जो डिफेक्ट मेंडलीफ ने किया था, क्यों मेंडलीफ ने किया था, क्यों बाकी सबका नाम नहीं ले रहे, बाकी सबकी गलतियों को मेंडलीफ ने सुधार दिया था, सबकी गलती। इसीलिए ये नहीं बोला जा रहा कि इन्होंने सबकी गलतियों को सुधारा, इन्होंने सिर्फ मेंडलीफ की गलतियों को सुधारा, क्योंकि बाकी जितने भी केमिस्ट थे उनकी गलतियों को मेंडलीफ ने ऑलरेडी सुधार दिया था, हर चीज सही कर दी थी, बस नंबर में मात खा गए थे, बस नंबर बोल देते तो वो एकदम उन्हीं की चल रही होती है आज भी नाम। लेकिन मोजले ने आके क्या कर दिया था, इन्होंने आके बस वो नंबर में चेंज किया, आइसोटोप्स की जगह पता चल गई उसकी वजह से, और उसी वजह से एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल बन के आ गई, जिसको आज हम लोग जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो यही थी पूरी बस कहानी, सारे केमिस्ट आते गए एंड सो ऑन, सारी बातें होती गई। अब नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, अब ये जो पीरियोडिक टेबल बन के आई है, अब इसके बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज टापर उमर, और हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं देखो अपना अपना सबका ढंग होता है यार पढ़ाने का, मुझे ऐसा लाइक अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, इस तरीके से पढ़ाओ या इस तरीके से पढ़ो। तो मेरा क्या है कि मैं पहले एक एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि यार पहले से ही शॉर्टकट बताने लगे हैं, वन शॉट वीडियो एक बार में डाल दे, दैट्स गुड, अच्छी बात है, करेंगे वो भी, लेकिन वो एक रिवीजन होता है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने जैसे पढ़ा, मैं वैसे पढ़ाना पसंद भी करती हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो पहले एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। देखो स्कूल के भी टीचर्स जो होते हैं, अगर वो वन शॉट वीडियो लेके आने लगे या वो वन शॉट में पूरा चैप्टर कराने लगे, इट इज़ ईजी फॉर देम एज वेल, बट वो नहीं करा सकते। सिमिलरली आप बिल्कुल रिवीजन भी करते जाए, एकदम क्लास वाला माहौल लेके चले, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं करती हूँ हमेशा। तो पहले मैं बता दिया मैंने इसलिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि यार इतना इतना क्यों एक एक चीज़ को डिस्कस करना, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, तो वही मैंने बता दिया एक बार कि मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है, पहले सब कुछ पढ़ो, जो है एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है, पहले पढ़ो उसको समझो। जब तक आप पूरे डेप्थ में नहीं पढ़ोगे उस चीज़ में, आप बहुत अच्छे नहीं हो पाओगे कभी भी। तो पहले हर एक चीज़ को हम लोग को समझना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, आफ्टर दैट वन शॉट वीडियो, ट्रिक्स, 10 ईयर्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो सब आता है, वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है। प्राइमरी चीज़ होती है कि हर एक टॉपिक को आप डिटेल में अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हार्ड स्टडी थोड़ा सा एकदम करना पड़ता है, फिर स्मार्ट स्टडी में आप बिल्कुल जंप कर जाओ, वो वही एक बेस्ट होता है ना फॉर्म ऑफ स्टडी। एक सबसे बेस्ट तरीके से आप पढ़ाई तभी कर पाते हो जब आपको सब कुछ पता हो, फिर आपको मेन चीज़ें पता हो। तो वही स्ट्रैटेजी लेके मुझे चलना है और वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल से ही हम लोग को करना था। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शंस, यानी कि कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये जो फीचर्स हैं, देखो अगेन सेम चीज़, ऐसे पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक डिस्कस होता जाए। तो अगर इस वाले की बात करें तो हम लोग को कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सैलिएंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलिएंट मतलब होता है मुख्य, कुछ मेन फीचर्स जो होते हैं। तो कुछ फीचर्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं वो इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि पीरियोडिक टेबल किसने किसने लाई, क्या क्या आपने अपने मेथड्स बताए, सबने किस तरीके से सबने बताया कि उसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अब हमको ये पढ़ना है कि जो एट दी एंड पीरियोडिक टेबल बन के आई, जो हमको आज तक चलती आ रही है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको मोजले ने बताया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं पिछले वीडियो वाली बात भी, कि भाई सबसे पहले आए थे हमारे डोब्रेनर, उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप सारे एलिमेंट्स को रख दीजिए। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ रही थी, उनको अलग अलग रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कहाँ से हम किस एलिमेंट को उठाएं, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस होगी उसकी। तो इसी तरीके से ज़रूरत पड़ रही थी। तो हुआ क्या, सबसे पहले कुछ केमिस्ट आते हैं, सबसे पहले हमारे डोब्रेनर जी आए, उन्होंने बताया कि क्या होगा, 3 के ग्रुप में रख दो, जिनको हम लोगों ने ग्रुप ऑफ ट्रायड्स के नाम से जाना। ट्रायड्स में रखने के बाद ये होता है कि भाई ऐसे 3 चीज़ों को रखो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम हो, और इस तरीके से सेम हो कि जो पहला वाला एलिमेंट है और जो लास्ट वाला, यानी कि जो पेरीफेरी यानी कि कॉर्नर्स में जो 2 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उन दोनों का एवरेज सम जब निकालेंगे हम लोग, तो वो आएगा हमारा मिडल वाले की इक्वल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम था। तो लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, इनके क्या एटॉमिक मासेस, इनके एटॉमिक मासेस को जब ऐड करेंगे तो आएगा सोडियम का एटॉमिक मास विच इज़ नियरली इक्वल टू 23.0। ओके, तो ये डोब्रेनर जी ने कहा था भाई, उन्होंने बताया था कि ऐसे रखो कि जो एवरेज सम होगा कॉर्नर्स वाले एलिमेंट्स का, वो उसका एवरेज जो होगा वही होगा हमारे मिडल वाले का एटॉमिक नंबर, ठीक है।
इन्होंने बताया और इनकी जो थ्योरी थी उसको फेल कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। रीज़न क्या था भाई, 3-3 के ग्रुप में हम एलिमेंट्स को नहीं रख पा रहे थे, प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं कर रही थी, जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स उनके बारे में नहीं जान पा रहे थे। सेकेंड हमारे न्यूलैंड है, उन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से बताया। उन्होंने बोला कि भाई आपने जो बताया है ठीक है, लेकिन आपने बोला 3-3 के ग्रुप में रखो, लेकिन मुझे तो भाई प्यार है म्यूजिक से, तो मैं 8-8 के ग्रुप में रखना शुरू करूंगा इन द ग्रुप ऑफ 8, जिसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये जो 8-8 के ग्रुप में रखना शुरू किया, इसे कुछ इस तरीके से किया जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गामा पा धा एंड देन नी। और जब यहाँ पे वापस से सा आएगा, यानी कि बीच में कुछ 7 एलिमेंट्स रहेंगे और ये जो 8 एलिमेंट होगा ये फर्स्ट वाले से बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की। तो ये बताया हमारे न्यूलैंड जी ने। अब इनका क्या हुआ, इन्होंने भी जो थ्योरी दी, अगेन सही थी थ्योरी, अच्छी बात बताई थी कि हाँ ऐसे ऐसे रख दो। गलती कहाँ पे कर दी कि इन्होंने बताना ही नहीं सही समझा कि जब हमारे पास उस टाइम पे अराउंड 68 या 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स करेंटली डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने एलिमेंट्स में वास्ट चेंज आना था और उन्होंने ये चीज़ सोची ही नहीं कि हम लोग जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए कुछ जगह छोड़ दें। तो ये इसकी वजह से इनकी थ्योरी मोस्टली हट गई। और एक रीज़न था कि भाई पोटेशियम, यहाँ कुछ एलिमेंट्स तक तो चल रहा था, जैसे ही हैवी एलिमेंट्स हैवी मेटल्स आने शुरू हो रहे थे आफ्टर पोटेशियम, तो ये थ्योरी भी गलत हो जा रही थी, फिर ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसके बाद ये नहीं फॉलो हो पा रहा था। उसके बाद हमारे मेंडलीव है जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल में। हर एक बात कह गए, बस ये बताना भूल गए कि आइसोटोप्स की प्लेस कहाँ रख देंगे। एटॉमिक नंबर की वजह से थोड़ा सा वो मात दे गए, एटॉमिक नंबर्स में रखने की वजह से, नंबर्स में रखना था और उन्होंने रख दिया एटॉमिक मास में। उससे क्या चेंज आया, एटॉमिक मास में रखने की वजह से ये चेंज आया कि हैवी एलिमेंट्स हैवी मेटल्स को भी नहीं पुट कर पा रहे थे। भाई क्यों, कोई अनडिस्कवर्ड जो है उसको फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो उसको कहाँ पे रख दें। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ, आइसोटोप्स की गलती कर गए थे कि आइसोटोप्स की कौन सी प्लेसेस कहाँ होगी। उन सारी गलतियों को जिसने सही किया वो थे हमारे मोज़ले। मोज़ले जी ने क्या कहा कि भाई जितनी भी गलतियाँ, यानी कि तुमने जहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी वो थी एटॉमिक मास, हम उसको कर देंगे एटॉमिक नंबर में। और यहाँ पे इन्होंने पूरी विक्ट्री हासिल कर दी। एटॉमिक नंबर बोलने के बाद बिल्कुल सही हो गया, सारी चीज़ें फॉलो होने लगी और एकदम करेक्ट पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो जाने लगी, मतलब आज के टाइम पे हम लोग जो जानते हैं वो आ गई, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। और आज भी यही रूल फॉलो होते हैं सारे। क्यों हम लोगों ने सबके बारे में स्टडी करी, क्यों जो चीज़ आई है उसके बारे में नहीं पढ़ा? इसका रीज़न ये है कि जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया सबका कहीं ना कहीं एक अधिकार था, एक हक था कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको देख के आगे वाले इंसान ने या आगे वाले पर्सन ने काम किया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वली रहा है। तो इसीलिए सबके बारे में स्टडी की जाती है, सबके बारे में बताया जाता है कि इस तरीके से बनाया गया था ये चीज़। तो ये पूरा एक ब्रीफ था, जो भी समरी थी जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था। अब हम लोग को जो पढ़ना है, ये जो बन के हमारे सामने आ गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक फीचर, प्रॉपर्टी, इसके जितने भी पीरियोडिक लॉज हैं वो सब कुछ समझेंगे अब इसके आगे। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेलिएंट मतलब क्या होता है भाई, मुख्य, एकदम जो मेन चीज़ें। तो कुछ मेन फीचर्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिनमें से एक था क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करना सबको पता होगा, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है भाई। स्कूल में भी कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा होता है तो क्या कहते हैं टीचर्स, भाई इसको इस ग्रुप में क्लासीफाई कर दो, या इस तरीके से इस चीज़ को क्लासीफाई कर दो, अलग अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना एक तरीके से। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बस इसी तरीके से काम करता है। बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से थी कि उसकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की तरीके से क्लासिफाई करी गई थी। सो ये चीज़ पहले भी पढ़ ली भाई, मोज़ले ने यही बात नई चीज़ कही थी कि जितने भी फंक्शंस हैं उनको एटॉमिक मास से हटा दो, एटॉमिक नंबर में मेजर करना स्टार्ट कर दो। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक नंबर। बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरीके से क्लासिफाई करते गए थे, यानी कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है उसका आंसर होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एक बार ये आई गेस बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एटॉमिक नंबर जो है भाई, मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो ये इसका आंसर था कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पोजीशन। क्लासिफाई कर दिया, पोजीशन कहाँ का रखें, कहाँ कहाँ एलिमेंट्स को पुट करें, क्या करने से क्या हमको प्रॉफिट होगा। पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी गई कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान दिया गया।
यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 कुछ इस तरीके से होती है भाई। ये स्टेबल की बता रहे हैं, 2 होनी चाहिए, या तो 8 या तो 18 या तो 32। तो इसी तरीके से रख दिया गया, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान दिया गया जब वो पूरी चीज़ रखी जा रही थी। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम मेटल्स को जज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को जज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रो एफिनिटी जिसमें ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जिसमें ज़्यादा। अब इन सब का क्या मतलब है ये भी बता देते हैं। यहाँ पे जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मेन फर्क पड़ता है आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपके आने वाले सेकंड चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं लंच लेके स्कूल गई और मुझे ज़्यादा भूख है ही नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, सुबह खाना खा के आए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को वो टिफ़िन दे दिया जिसको बहुत ज़्यादा भूख है। मैंने टिफ़िन दिया, मेरे ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो टिफ़िन देगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो टिफ़िन लेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, पहले तो याद रखो, पॉजिटिव और नॉन मेटल्स नेगेटिव। पहली चीज़, ये एकदम मेन बात है, ये तो पहले ही समझ लो, ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पूरी चीज़, मैंने टिफिन दिया, मुझ पे आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। यानी कि ये जो मेटल्स हैं इन्हें भूख नहीं है, किसकी भूख नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की भूख नहीं है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की भूख नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे किसी को, ये बोलेंगे भाई आओ, जिसको भूख है वो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, खा लो, मतलब ले लो अपने शेल्स में, कंप्लीट कर लो अपने शेल को। और उससे इनका क्या फ़ायदा, अच्छा मेरा क्या फ़ायदा, अगर मैंने टिफ़िन दिया, घर जाके मुझे डांटनी पड़ेगी, मेरे घर में तो सबको लगेगा ना कि मैंने खा लिया टिफ़िन। तो ऐसे ही इनके साथ होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो इनका प्रॉफिट क्या होगा कि ये भी स्टेबल हो जाएंगे, इनको स्टेबल होना है और सामने वाले को भी स्टेबल होना है। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उन्हें भूख थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ कैसे पता चलेगा भाई मेटल है, नॉन मेटल है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ गया, अब हमें पता कैसे चलेगा पॉजिटिव किस पे आएगा और नेगेटिव किस पे आएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया सोडियम। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों से समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जब हम सोडियम की बात करते हैं भाई देखो, सबसे पहली जो मेन बेसिक चीज़ है एटॉमिक नंबर, वो तो एकदम रटा होना चाहिए। 10th में तो एकदम जो होता है ना, रट लिया एकदम, उसमें कुछ रह ही नहीं गया, उस टाइप का होना चाहिए। अब बात करते हैं सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 281 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 287। क्लियर, ये सबको पता होगा यहाँ तक की बात भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये जानने के लिए हम देखेंगे कि वो स्टेबल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मुझे भाई भूख, वही वाली एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको देना है इलेक्ट्रॉन तो मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, यहाँ पे देखो अगर इसको स्टेबल करना है, स्टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 2, 8, 18, 32। ठीक, 2, 8, 18, 32। क्यों इंसान पैसा कमाता है, ताकि वो एक लाइफ, अपनी स्टेबल लाइफ जी पाए ना, मतलब जो जो चाहिए एटलीस्ट वो मिल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेम चीज़ होती है, स्टेबल होने के लिए ये इतनी चीज़ ज़रूरी है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, स्टेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है भाई, अपना घर खरीद लो, अपनी गाड़ी खरीद लो, अच्छा फ़ोन हो, एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से इनके लिए घर गाड़ी सब ये है, 2, 8, 18, 32, इनके लिए सारी घर गाड़ी वाली स्टेबल वाली कहानी ये है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर मिल गई तो बंदा स्टेबल है। बंदा मतलब यहाँ पे बंदे का मतलब एलिमेंट्स स्टेबल है। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, हर एलिमेंट्स चाहेंगे कि इसकी तरह बन जाएं। ठीक, कोई फेमस हो जाता है तो हम लोग भी चाहते हैं हम लोग भी उसकी तरह बन जाए। सिमिलरली हर एलिमेंट्स चाहेगा कि वो इसकी तरह बन जाए। इसकी तरह बनने से क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी भाई, वो खुश हो जाएगा अपनी लाइफ में। तो ये भी चाहते हैं उसकी तरह बने। ये किस में होते हैं, ये हमारी नोबल गैसेज में होते हैं, ये हमारी नोबल गैसेज में होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये चाहेंगे उसकी तरह बनना। इससे क्या होगा, कैसे बनेंगे लोग, ये बोलेगा कि देखो भाई हमको इसकी तरह बनने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम करना है ना। इसकी तरह अगर हमें बनना है तो हमें
एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है। ये बनना किसकी तरह चाहते हैं, हमेशा अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, जो भी इनके आसपास नोबल गैस है कहेंगे हमको उसकी तरह बनना है। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में जो सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा हमको उसकी तरह बनना है, कि हमें उससे आगे जाना है। हम पूरी दुनिया को तो लेके नहीं देख सकते क्योंकि बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग फील्ड में होते हैं, तो हम फ्रेंड सर्कल में जज करने लगते हैं कि अरे यार ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मुझे इससे आगे जाना है। तो सिमिलरली अपने नियरेस्ट नोबल गैस, आसपास की नोबल गैस को देखते हैं और बोलते हैं मुझे इसकी तरह बनना है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भाई दे देता हूं अपना तो मैं हो जाऊंगा 2,8, जो कि नियॉन का होता है, यानी कि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन होगी। तो ये बोलेगा क्यों ना मैं नियॉन की तरह बन जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इस पे कैसा चार्ज आएगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन हर वीडियो में मैं मैक्सिमम बोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज आएगा सोडियम पे। क्या पता चला हमें इससे, हमें पता चली इसकी वैलेंसी। उससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, correlates position of an element with its electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन पता चलने लगेगी। कैसे पता चलेगी भाई, मेटल है एक तरफ रख दो सबको, नॉन मेटल्स है उठा के एक तरफ रख दो, नोबल गैसेस उठा के एक तरफ, हेलोजेंस उठा के एक तरफ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक तरफ, ऐसे ही क्लासिफाई किया गया था। When we talk about नॉन मेटल्स, यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिख रही है। चाह रहा है इसको एक इलेक्ट्रॉन भाई मिल जाए जल्दी से, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से और ये हो जाएगा 288। आर्गन इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कहलाएगी और ये हो जाएगा आर्गन के बराबर। तो ये भी हैप्पी वो भी हैप्पी। इसमें कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, जितना इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जितना लेगा उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, तो यही थी कहानी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। यहाँ पे ज़रूरत मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने की बस इतनी थी कि जब आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ये ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ हो रहा है, तो ये इसीलिए यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे चीज़ों को रखना है, किस तरीके से कहाँ पे एलिमेंट्स को रखें कि प्रॉफिट हो। तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, क्लासिफिकेशन एंड पोजिशन। क्लासिफिकेशन एंड पोजिशन। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट। अब किस मेथड से अरेंज किया गया, ठीक, मतलब रखा तो गया, क्लासिफाई किया गया, पोजीशन की गई, लेकिन क्या सोच के किया गया होगा ये सब, तो इसके मैथमेटिकल अरेंजमेंट पढ़ते हैं भाई। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, जो बेसिक चीज हर लाइन में यूज हो रही है, एटॉमिक नंबर में ही रख रहे हैं। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो देखो ये चीज़ मेंडलीफ ने भी आई गेस बताई थी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम, नंबर्स स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे कि एग्जैक्ट कितने कितने, बस बताया था कि हाँ इतने रोज होंगे इतने कॉलम्स होंगे, एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी उन्होंने। तो अगर हम बात करते हैं मोजले की, तो इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर्स में रखो, रोज और कॉलम्स में शिफ्ट करो। रोज को हम बोलेंगे पीरियड्स, अभी बहुत डिटेल में इसको बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी आएंगे कि पीरियड से क्या निकाला जाता है बताओ, ग्रुप से क्या निकाला जाता है, निकाल के दिखाओ, कोई एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसका मतलब बताओ किस जगह पे ये होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम रख देंगे और बोलेंगे बताओ भाई ये पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखी होगी। तो देखो रटवाने के लिए तो एक ट्रिक भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे पीरियोडिक टेबल को याद करने की। होगा क्या, जब आप एग्जाम में बैठोगे 118 में से अगर हम आपको 20 एलिमेंट 50 एलिमेंट याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसके थ्रू भी निकाल लो, लेकिन फिर ये ट्रिक ज़्यादा काम आएगी कि किस तरीके से कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला रख के एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाली जाएगी। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे क्या केवल समझना है कि भाई उसका मेथड कुछ इस तरीके से था कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज में रखो जिनको बोलेंगे पीरियड्स, 18 वर्टिकल ग्रुप्स में रखो, कॉलम्स में रखो जिनको बोलेंगे ग्रुप्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही लाइन। याद रखना कि कितनी ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड 7 हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स होते हैं। अच्छा रोज ऐसे होती है, ये इस टाइप की 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ये टोटल 7 होंगी और 18 वर्टिकल कॉलम्स, बेसिकली 8 होते हैं, उसको 18 बोलते हैं क्योंकि ए लग जाता है आगे उसके। तो ये होती है हमारी 18, ये होंगे हमारे ग्रुप्स और ये होंगे हमारे पीरियड्स। क्लियर, ये दो चीज़ें होती हैं। तो इस मेथड से रखा जाता है। अब हमको समझना है पीरियड्स क्या होते हैं भाई। Completion of each period is logical since each period begins with an element having one electron in outermost shell.
अब ये वही नॉन मेटल मेटल वाली कहानी आ गई पूरी। क्या बोल रहे हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एक जगह रख दिया, 2 तो दूसरी जगह रख दिया, 3 तो तीसरी जगह रख दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उसके डिपेंड करेंगे। तो बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कभी भी पीरियड 1 मान लो है, उसमें आप देखो ऐसे पीरियड्स लाइन से ऐसे एलिमेंट्स लाइन से लगे होंगे। जो पहला होगा उसमें एक शेल होगी, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। सेकेंड, अभी इसको और डिटेल में बताएंगे कि पीरियड्स क्या बताते हैं, क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं। अभी फिलहाल बेसिक ओवरव्यू लेना है केवल, ठीक है। तो बिगिन होगा पहला एलिमेंट जिसमें हमारे क्या लगा होगा, कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल लो या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल लो। ये कितना होगा, 1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड एंड्स विद द 0 ग्रुप एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है, तो ये होते हैं हमारे नोबल गैसेस। यानी कि इन्होंने ये बोला कि ये पीरियड 1 है, मान लो कहाँ बना दे, चलो यहीं पे मानते हैं ये पीरियड हमारा है, ये पीरियड 1 है, ठीक है। पीरियड 1 होगा क्या, स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स रखे होंगे कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होगा, ठीक। वो बोल रहे हैं कि जो पहले में होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और जो लास्ट वाली, पहले 1 फिर 2 फिर माइनस कुछ ऐसे करके आएगा, एट द एंड पूरी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। इनको हम बोलते हैं हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, कैसी होती हैं ये, अनरिएक्टिव, ठीक। इनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, अपनी जिंदगी में पूरा खुशहाल, कोई तुमसे ना लेना देना उन्हें, ना हमसे लेना देना, ना किसी और एलिमेंट से लेना देना, एकदम स्टेबल है, किसी की जरूरत नहीं है। उस तरीके से नोबल गैस होती है। यहाँ पे जरूरत होती है देने की इलेक्ट्रॉन, तो पहले में फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में कंप्लीटली फिल्ड एकदम मजे में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारे पीरियड्स की बात, कि जो स्टार्टिंग में पीरियड होगा वो किस तरीके से होगा कि उसमें एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एंड में होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में पूरा फिल्ड इलेक्ट्रॉन, किसी की जरूरत नहीं है उसको। नेक्स्ट, ग्रुप्स की अगर हम बात करें, ईच वर्टिकल कॉलम accommodates elements with the same outer electronic configuration। तो यहीं से समझ लो भाई कि याद रखना है PSGE। पीरियड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स बताएंगे आपको, ग्रुप्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। बस यही चीज़ यहाँ से समझना है कि PS ये वाला और GE ये वाला, ठीक है। ईच वर्टिकल कॉलम accommodates elements with the same outer electronic configuration hence having similar properties। अभी हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पीरियड्स जैसे जैसे रखे उनकी प्रॉपर्टी सेम, ग्रुप्स रखे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम, तो बस इसी तरीके से कुछ रखा गया है इन सबको। PSGE ऑल्दो इट इज, आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ करके डिटेल में बता दूंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, PSGE में कैसे क्या निकालते हैं। मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए, कोई एलिमेंट दे के बोले कि भैया बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने शेल है, कहाँ रख दें हम इसको, तो आप उसको ईजिली बता लोगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने समझ लिया क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ करना है, उसके बाद हमने जाना पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, उसके बाद हमने जाना मेथड क्या यूज होगा रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है किस तरीके से सेपरेट किए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अलग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव साइन होता है भाई, यानी कि ग्रुप 1 और 2 में मेटल्स होते हैं आपके, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो प्लेस किए जाएंगे ग्रुप 1 और 2 में, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। तो ये होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में बीच में, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में बीच में एक नीचे करके थोड़ा सा, मतलब अगर इस तरीके से पीरियड्स हैं तो एक बीच में ऐसे करके टेबल बनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब ये इस तरीके से, इसके लिए कुछ जगह छूटी हुई है, इस टाइप का बीच में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो मिडल में आएंगी, और दूसरी चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये क्या करते हैं,
रिएक्ट इन द सेंस, और आप इसको समझ सकते हो कि रूम टेम्परेचर में अगर आप इसको वो करेंगे तो ये हीट नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, ये मेल्ट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हैवी मेटल्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हैवी मेटल्स, ठीक। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो गई। सेकेंड, थर्ड जो आएगा वो होगा हमारे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि नेगेटिव। भाई ये पहले रिएक्टिव तो मेटल्स, ये नॉन मेटल्स तो ये मतलब रिएक्ट तो ये भी करते हैं, नेगेटिव में होते हैं। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। ये क्या बोलेगा भाई, आर प्लेस इन द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर में जो होंगे, अपर राइट कॉर्नर में, वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये समझ लिया किस तरीके से सेपरेट किया गया एलिमेंट्स को। अब जानते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें समझो हो क्या रहा है, ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज इज सीन विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। सबको पता है कि भाई मेंडलीव के बाद ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट चेंज देखा गया जब मोजले ने बता दिया कि क्या होगा भाई, इस तरीके से समझो कि एटॉमिक नंबर में रख दो चीज़ों को, तो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट चेंज आया। इससे क्या हुआ, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दैट इज रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज आर सीन। ये रीअकरेंस का मतलब क्या होता है, रीअकरेंस का मतलब होता है बार बार दोहराई जा रही हैं चीज़ें, रिपीट कर रही हैं। इन प्रॉपर्टीज आर सीन विद एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम सब ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब हुआ ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में हमने जब एटॉमिक नंबर के थ्रू कंपेयर करना स्टार्ट किया तो हमें एक वास्ट चेंज दिखा कि भाई ग्रुप 1 में प्रॉपर्टी सारी सेम। ये एक मैजिक टाइप का मतलब, अगर ग्रुप 1 में देख रहे हो सारी सेम प्रॉपर्टी दिख गई, अब ग्रुप 2 में देख रहे हैं सारी सेम प्रॉपर्टीज दिख गई, ग्रुप 3 में, एंड सो ऑन इस तरीके से होता गया। तो ये बहुत वास्ट चेंज आया जब हमने पीरियोडिसिटी में एक सेपरेट पूरा वीडियो होगा, सेपरेट पूरी चीज़ें समझाएंगे उसमें। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब पीरियोडिसिटी यानी कि जो रीअकरेंस हो रही थी प्रॉपर्टीज की, एक के बाद एक चेंज आ रहा था, एक के बाद अकर कर रहा था बार बार, किस में होगा ये, जब वो सेम सब ग्रुप में होंगे इन द पीरियोडिक टेबल। आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 2, 8, 18, 32 इन एटॉमिक नंबर्स ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये वही भाई पीरियड्स और शेल में डिवाइड कर दिया गया ना, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई शेल्स में कुछ चेंजेस दिख गए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कुछ चेंजेस दिख गए। तो उसी तरीके से बस यहाँ पे एक बात बताई गई है। ओके, सो लेट्स रिवाइज जो जो अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, पीरियड्स क्या होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स से हमको क्या याद रखना है कि पीरियड्स जो होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ से पढ़ना था, सेलिएंट फीचर्स से। तो यानी कि क्या फीचर्स हमें देखिए, पहली चीज़ क्लासिफिकेशन के थ्रू, क्लासिफिकेशन में हमें क्या समझ में है किस तरीके से अलग अलग उन्हें किया गया। सेकंड हमने जाना पोजीशन, क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई किया गया था। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, याद रखना फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। पोजीशन क्या होती है भाई, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब ये जो पोजीशन वाली बात है, अगेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स वाली ये बात होती है, ग्रुप्स एंड पीरियड से ही हम लोग पोजीशन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट का। नेक्स्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट क्या था भाई, वही पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में, अब ये मेथड्स के तरीके से रखा गया। पीरियड्स क्या है, कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड्स इज लॉजिकल सिंस ईच पीरियड बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। शुरू होगा 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, एंड होगा स्टेबल हो जाएगा। ends with 0 group having complete filled outermost shell. Groups each vertical column accommodates elements with the same outer electronic configuration, hence having similar properties. तो याद यहाँ पे PSGE ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके से एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया, किस तरीके से एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया। सेपरेट कुछ इस तरीके से किया गया कि 3 ग्रुप्स में पहले तो हम लोगों ने बताया कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, इन सबको अलग अलग कर दो, ठीक। रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 में होंगे जिनमें पॉजिटिव वैलेंसी होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो बीच में रखे होते हैं, जो हैवी मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, नॉन मेटल्स कौन होंगे, जो राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में रखे गए होंगे, वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स भाई अलग सा चेंज दिखेगा, ग्रेजुअल चेंज, वास्ट चेंज कह लो, दिखेगा जब हम एटॉमिक नंबर के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या बताएगा भाई, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं,
दूसरे ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो भी रीअकरेंस होगा आफ्टर अ डिफरेंस ऑफ 2 8 1832, मतलब ये नंबर ऑफ शेल्स हैं 2 8 1832 इन एटॉमिक नंबर्स ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग तरीके से पुट कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है भाई पीरियड्स और ग्रुप्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनमें चीज़ें आएंगी, किस तरीके बोल दिया जाएगा भाई ये फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, बताओ कहाँ पे रखा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे कैल्शियम रखा है। अगर अब आप जोड़ने बैठोगे कि भाई है लीना एंड सो ऑन जिस भी ट्रिक से याद कर लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी गलत आंसर होने की, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स याद करोगे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गलत आंसर आने की। याद किस तरीके से करोगे, कुछ इस तरीके से याद कर लेना, जो तरीका बता दिया जाएगा, फॉर्मूला बता दिया जाएगा, ट्रिक बताती जाएगी, उससे एकदम जो मतलब मज़ा आ जाएगा। जैसे ही तुम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाओगे, खुद से तुम्हारे मन से एकदम दिली इच्छा, दिल आत्मा से तुम्हारे निकलेगा आंसर उसका कि क्या आंसर होगा, कहाँ पे वो रखा जाएगा। गलती भी नहीं होगी, बिल्कुल एकदम 0% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी गलती होगी, हो ही नहीं सकती उस पर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा वही सब कुछ, पूरा अच्छे से देख लेना। पीरियोडिक टेबल तो एकदम मतलब ऊपर से नीचे तक एंड कर देना इसका, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।